दोस्तों, 11 दिसंबर का नमस्कार। और आज का हमारा कोट्स है, इफ़ आई कीप द वीकनेस ऑफ अदर्स इन माई माइंड दे सून बिकम अ पार्ट ऑफ मी। और इसके साथ ही हम सब ने पिछले दिन मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर मनाया और आज भ्रष्टाचार और कुछ किसानों पे बात हो जाए। हमारे अन्नदाता किसान दिल्ली के सीमाओं पे पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अन्य राज्यों से आकर करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं कि जो 3 विधेयक बनी है वो किसानों के हित में नहीं है, उसे वापस लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, शांतिपूर्ण अपनी मांगों को रखता है, उसे तोड़ने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और हद तो तब हो गई जब हमारे किसानों पर एफआईआर लॉन्च किया गया कल शाम में, और कहा गया कि ये सारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, और जो सरकार ने कानून बना दिया है वो बना दिया है, उसे मानना पड़ेगा। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव या वो वापस नहीं हो सकता। तो इस तरह की अड़ियल रवैया अपना करके सरकार जो है, या इसे हम लोकतंत्र की सरकार नहीं कह सकते हैं। लोग तो हटा दीजिए, लोग या भाड़ में। अब सिर्फ तंत्र रहा और तंत्र की सरकार इसको कह सकते हैं कि तंत्र की सरकार है। और ये भूल गए हैं कि ये 5 साल की सरकार है। 5 साल में फिर जनता के बीच में इनको हाथ जोड़ना होगा, माफी मांगनी होगी, भीख मांगना होगा। तब क्या होगा? जनता भी बहुत जो है मासूम है, भोली है, बहकावे में आ जाती है और बार बार ऐसे तत्वों को जो है वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुन लेती है। तो जनता भी दोषी कहीं ना कहीं होता है। इसलिए जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स और अहरा नेशनल पार्टी लगातार लगे रहते हैं, पूरे भारत में लगे रहते हैं। लेकिन जो ये लोग जो गलत दमनकारी तरीकों से चल रहे हैं, ये खुद अगर बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ हजारों हजार को ये भीड़ लगाएंगे, खूब मीटिंगें होंगी, पार्टियां साटियां चल रही है। तो वहाँ इनको कोरोना से कोई डर नहीं है, कोरोना का कोई खौफ नहीं है। कोरोना के आड़ में जनता को दमन और शोषित किया जा रहा है। खूब पैसे की लूटी जा रही है। अभी तो सारे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के नाम से लाखों लाख लूटे जा रहे हैं। और वैक्सीन आने के बाद चाहे वो 500 या 1000 या कुछ भी हो, वो करोड़ों करोड़ जनता को वैक्सीन लगेंगे, कई फेजेज में लगेंगे, और उसमें ना जाने कितनी हजार करोड़ों करोड़ का जो है उसमें भी गमन और घोटाला होगा। मैंने कहा था कि जो ये पिछली सरकार की ये जो बार बार रोना धोना करते हैं, तो पिछली सरकार ने बहुत सारे घोटाला किए, बहुत सारे गलत किया, और हम लोगों ने उससे आजीज आ गए, परेशान हुए, और सरकार बदलने की हम लोगों ने सोचा। और हमने सोचा कि जो सरकार आ रही है वो अच्छी होगी और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जुमलाबाजी बातें करने में, मार्केटिंग करने में मास्टर रहे ये लोग, और उसके हम लोग बहकावे में, उसके जाल में आकर के फंस गए, या कहें कि हमने इन पे विश्वास कर लिया। लेकिन फिर इन्हें मौका आएगा। हमने एक मौका दिया, दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका सरकार जनता देगी या नहीं देगी ये तो जनता जाने। लेकिन जिस तरह की ये रवैया, जिस तरह से ये सरकार चलाने की है, ये सरकार जो है लोकतंत्र का नहीं कह सकते, ये तंत्र का सरकार कह सकते हैं, जिसके अंदर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और अब जो
दशा दिशा दिखाने के लिए जब देश आज़ादी के वक्त में हमारी मीडिया एक अहम भूमिका निभाया था, दशा दिशा दिखाया था, हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो आंदोलनकारी थे, उनको पूरा सहारा दिया था, एक उनको जो है एनर्जी दिया था। आज वो मीडिया, जिसको मीडिया या लोग कहते हैं कि ये चौथी स्तंभ है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद, वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, चार का नाम लीजिए, ये चारों के चारे जो है चट्टे बट्टे हो गए हैं। और पांचवा जो है कॉरपोरेट हाउस, जो बिग हाउस हैं, जो अंग्रेजों के स्टाइल में, अंग्रेज जिस तरह से जो है ईस्ट इंडिया में, कलकत्ता में आकर के अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अपना राज साम्राज्य को फैलाया, उस तरह से जो कॉरपोरेट हाउस हैं उसमें 18 और 20 हैं, ज़्यादा नहीं है। 18-20 जो कॉरपोरेट हाउस हैं उसमें से जो दबंग लोग हैं, जो 2-3 लोग 4 लोग हैं, वो लोग अपने तरीके से भारत को अपने उंगली पे चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मुझे ज़रूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनना, ज़रूरत नहीं है मैं राष्ट्रपति बनूं, ज़रूरत नहीं है मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना। ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को तो जेब में रखते। तो वो लोग इस तरह से करते हैं। और मुझे याद आया जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो टीचर लोग पूछा करते थे, और उस वक्त हम लोग कुछ सीरियल्स, कुछ पिक्चर्स भी देखते थे। तो जब पिक्चर देखते थे तो धांसू मारा मारी, घोड़े पे भागना जो है ना, डाकू लोग होते थे, तो बड़ा उसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये तो बहुत कुछ कर सकता है। तो टीचर पूछते थे भाई क्या बनोगे, तो मैं खुद कहा था कि भाई मैं तो डाकू बनना चाहता हूँ, इसमें बड़ा मुँह छूछ रख करके घोड़े पे भागते, तो ये डाकू अच्छा कैरेक्टर है। तो हमें नहीं मालूम था कि डाकू क्या होता है, चोर क्या होता है, राजा कौन होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। धीरे धीरे आगे बढ़े, कुछ अकल हुआ तो लोगों ने फिर पूछा कि भाई आप इतना पढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, क्या बनना चाहते हो? तो लगा यार ये देश का सबसे बड़ा जो नागरिक होता है, बहुत बड़ा, वो होता है राष्ट्रपति। तो मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा। तब भी मैं भोला था, कभी ज्ञान ज़्यादा नहीं था, तो सीधा साधा था। तो मैंने कहा जी राष्ट्रपति बनूंगा मैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बहुत अच्छा है और बड़ा पोस्ट है, इसको ही हासिल करना। बाद में जब आगे बढ़ा तो पता चला कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी रबर स्टाम्प होते हैं। इनको भी कोई अधिकार नहीं है, कुछ जनहित में काम नहीं करते। ये कुछ हमारे जनप्रतिनिधि मिल करके, सारा मिल करके एक राष्ट्रपति बना देते हैं। और एक ये जो है खाली रख रखाव, देख रखाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है सिर्फ, और वो जो है काम का आदमी नहीं होता। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और फिर थोड़ा और इंटेलेक्चुअल हुआ, मैं ग्रेजुएट हुआ, तो लगा कि यार ये देश का सबसे बड़ा पावरफुल होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो मैंने सोचा यार ये सबसे बढ़िया है, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना। तो मुझे याद है जब ये बीजेपी संघ से, आरएसएस से यह करके, जनसंघ से हट करके 1987 में जब ये आगे बढ़ी थी, तब मैं एक छात्र था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसके जो चंद लीडर्स थे, हम जैसे स्टूडेंटों से हैंडबिल वगैरह बंटवाते, ये काम करो वो काम करो। तो हम कहते नहीं, हम लोग तो पढ़ना है, हमें ये राजनीतिक में नहीं जाना। तो ये स्टार्टिंग में हमें मालूम है कि किस तरह से पार्टियां आगे बढ़ी, किस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे घटक अलग होकर के एनसीपी और अन्य पार्टियां बनी, किस तरह से जनता दल आया, किस तरह से मंडल कमीशन आया। उस वक्त भी हम लोग कॉलेज में थे, और किस तरह से हम लोग बीपी सिंह को गोद में उठाया, उनको जो है हम छात्र लोग जमा करके 14,000 रुपये, मुझे आज भी याद है, 14,000 का एक कैसेट बना करके दिया। एक अलग ही आंदोलन था, एक साथ था, जो हम लोगों ने, छात्रों ने काफ़ी काम किया। तब जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे और वो आए थे फटी हुई चप्पल, फटा हुआ पजामा पहन करके। तब हम लोग स्टूडेंट घर से थोड़ा खाते पीते, थोड़ा ठीक ठाक थे, तो हम लोगों ने कुछ पैसे दिए, कुछ साथ दिए, आंदोलन में साथ दिया। फिर हमने जो है यूपीएससी के सामने हिंदी को यूपीएससी में लागू करने के लिए कि आईएएस की एग्ज़ाम में जो है वो हिंदी भी होनी चाहिए, उसके लिए लगातार मांग किया। उसी वक्त हमारे ज्ञानी जैल सिंह, बीपी सिंह और सभी लोग आंदोलन में रत रहे, आए, धरना प्रदर्शन पर बैठे। लेकिन उसके बाद भी मुझ जैसे बहुत सारे दोस्त थे, साथियाँ थे, जो हम लोग आंदोलन किया, साथ दिया, देश के समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के विकास के लिए, एक निर्माण के लिए, एक बदलाव के लिए। किसी तरह की कोई नौकरी, कोई बात नहीं, हम लोग बस मस्त थे पढ़ने पढ़ाने में। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैंने सोचा कि यार ये भी सब ठीक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनना भी बहुत गाली गलौज, बहुत सारी बद्दुआएं लेनी होती है,
कई लोगों की खून खराबा होता है, कितनी की बद्दुआएं लेकर के ये प्राइम मिनिस्टर होता है, 5 साल के लिए होता है, फिर चला जाता है, फिर उसके बाद में वो अपना जो है सर खुजलाएगा, क्या कर ले। तो ठीक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी सही। तो मुझे लगा कि मैं बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए। तब मैंने बहुत सारे बिजनेस भी किए, बहुत नाम कमाया। मेरा दुआ ग्रुप के नाम से पूरे इंडिया में एक तूती बोला करती थी। तब मेरे बहुत सारे अमिताभ भाई जैसे ABC कॉरपोरेशन और रामविलास पासवान के हॉफलैंड और JBG ऐसे बहुत सारे हमारे एशिया फार्मास्यूटिकल हमारे जो है ये एम्प्रो बिस्किट वाले, ये सारे हमारे क्लाइंट हुआ करते थे। और हमने उसमें जवानी में बहुत सारे काम किए, इधर उधर किए, उल्टे पुल्टे भी किए। और वहाँ भी देखा कि यार ये भी बहुत सारे जो है झूठ सच उल्टा पुल्टा की बातें हैं, बहुत सारा गलत है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। मेरा दिल दुख गया, मैं परेशान हुआ, लोगों को देखा कि ये जो है इस तरह की बातें ठीक नहीं है। तो मैंने भी इस रास्ते से अपना किनारा लिया, अलग हुआ। और उसके बाद में मैंने काफ़ी सोचने और समझने के बाद मैं सामाजिक कार्यों में आगे आया कि ये सामाजिक काम में थोड़ा अपना भी लगाना होता, करना होता, लेकिन इसमें थोड़ा सुकून है और एक सेटिस्फैक्शन है कि हम किसी के काम आए। और हमें शांति चाहिए था, हम पीस रहना चाहते थे, पीस कीपिंग के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। तब जाकर करके ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया 1987 से। जब बनाया तब भी मुझे मालूम नहीं था कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। बना तो लिया था हमने जो है अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के न्यूज़ देख कर करके, भाई ऐसा होना चाहिए इंडिया के अंदर कहीं भी मानवाधिकार के नाम लेने वाले लोग नहीं थे, कोई नहीं था, कोई आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन कुछ जजेस कुछ लोगों से मिले, कुछ अच्छे लोग हमारे संगत में मिले और उन सब के स्टूडेंट को सबको मिला करके ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की स्थापना 1987 में किया। लेकिन वास्तविक तौर पर मैं एक्टिव रूप से उसमें ज़्यादा काम नहीं किया। हमारे जो लोग थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, कैफी आजमी थे, सुनील दत्त थे, और जो है हमारी सुधा दीदी खास करके बहुत सारे काम किए। उसमें बहुत सारे हमारे साहेब सिंह वर्मा जो हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार के ये दिल्ली के रह चुके हैं। तो ऐसे और हमारे जैसे रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस PN भगवती, जैसे TU मेहता, जस्टिस अय्यर, जस्टिस निरूला, जस्टिस RS पाठक, LM सिंघवी साहब, ऐसे लोगों का सहारा मिला और उन लोगों ने इनको आगे बढ़ाया। कई फंक्शन छोटे छोटे होते रहे और ऐसा चलता रहा। लेकिन उसमें हम बहुत कम लोग थे, 10, 12, 15 लोग थे टोटल मिला करके। 2000 तक सिर्फ हम लोग 31 लोग थे और कुछ इधर जा रहे थे, कुछ उधर होते, कुछ लोग का देहांत भी हो गया था। तब जब मैं भी थोड़ा मैच्योर्ड हुआ, समझ आई, और तब जाकर के 2000 दिसंबर में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूरी, चूँकि मैं इसका फाउंडर था ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, इसको मैंने बागदौड़ अपने हाथों में लिया। और उसके बाद में मैं इस पे मैगजीन्स निकाले और हज़ार मैगजीन्स हमने निकाल करके करोड़ों लोगों तक उसको पहुंचाया। हज़ार इश्यूज निकाले, उस पे हमने किताबें लिखी, बहुत सारे किया। और इसको 3 बार भारत के भ्रमण किया, 2004 में, 2006 में, 2013 में। तो पूरी भारत गांव देहात सब जगह जाके करोड़ों हैंडबिल्स वगैरह बांटे। तो इस तरह से मानवाधिकार का एक अवेयरनेस, जागरूकता आई। और उसी का एक प्रयास रहा 1987 के बाद कि 12 अक्टूबर 1987 में और 12 अक्टूबर 1989 में भारत सरकार द्वारा ये अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स रजिस्टर्ड हुआ। और 12 अक्टूबर को ही मजे की बात यह है कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका हम लोगों ने तक प्रयास किया था, मीटिंग्स हुई थी लोधी रोड में, और उसका जो है बुनियाद रखा गया। उसका भी मैं एक तरह से फाउंडर कह सकते हैं कि उसमें सारी मीटिंग्स में हुई, उसमें एक पेपर्स बना, प्रारूप तैयार हुआ, राष्ट्रपति पास गया और वो पास हुआ। और उस तरह से NHRC का उद्भव हुआ 12 अक्टूबर 1993। तो उसका जो है स्थापना वो मनाते हैं, हम लोग भी 12 अक्टूबर मनाते हैं, वो भी मनाते हैं। वो सरकार का एक हिस्सा है, विभाग है, उसमें कोई भी पब्लिक जनता मेंबर्स नहीं होता। जो लोग कहते हैं NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन कि मैं मेंबर हूं, तो गलत करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, चूंकि वो विभाग है और सरकारी विभाग के हिसाब से काम करते हैं। चूंकि वहाँ जो लोग हैं उनको सैलरी मिलता है और उनको रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रपति को देना होता है। तो उनको भी ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं, उनके भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। लेकिन आप एक सिविल संगठन है, आप एक सिविल सोसाइटी हैं जो पूरे भारत के 36 राज्यों में काम कर रहे हैं। आप भारत के बाहर 14-15 देशों में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हैं, इंटरनेशनल बार से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन अमेरिका से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो दायरा है वो पूरा पृथ्वी है। आप पूरी दुनिया में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स अहरा काम करती है। अब
हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स को एक बड़ा रूप देने जा रहे हैं और उसका नाम तो वही है अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, लेकिन उसको ग्लोबल अहरा के एक रूप देते हुए कि हम लोग पूरी दुनिया में काम करेंगे, पूरी पृथ्वी में काम करेंगे और सेव लाइफ ऑफ अर्थ की हम बात करने जा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पे जो जीवन है वो जीवन को बचाया जाए, उसको सुंदर बनाया जाए, उसको शांति प्रिय बनाया जाए और एक रूपता लाई जाए। तो उस पे हम लोग आगे सारा काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स आगे काम कर रही है। लेकिन आज जो लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो या किसी भी पृथ्वी के हिस्से में हो, उनकी आवाज़ों को कुचलने के लिए जो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। मजे की बात है कि जनता चुन के उनको भेजती है कि आप जो है सुशासन लाइए, आप जो है सिस्टम को ठीक कर करके उसको आप जो है काम कीजिए। वो एक सेवक है जनता का, और जनता का सेवक जो है वो सरकार कहती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, और फिर वो लाखों हजारों की भीड़ लगाती है, इधर उधर जाती है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा खर्च करती है, टैक्स का पैसा खर्च करती है, और जो आवाज उठाता है उस पर एफआईआर किया जाता है, उसको पकड़ा जाता, मारा जाता, उसको पिछवाड़े लाल किए जाते। तो मैं कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री जब रैली करते हैं, भीड़ लगाते हैं, तो क्यों नहीं उन पे प्रधानमंत्री पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जो है बंगाल में, बिहार में और हैदराबाद में और कश्मीर में और जगह जा जा के रैलियां कर रहे हैं, वहां जो भीड़ लग रही है हजारों हजार की, वो क्या सोशल डिस्टेंस का धज्जियां नहीं उड़ रहा? क्या उन पे एफआईआर लॉन्च नहीं होनी चाहिए? तो कानून जो है वो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कानून एक समान होती है, इक्वल होता है, सबके लिए होता है, बराबर होता है। लेकिन बराबर है कहां? और इसीलिए मैंने कहा कि न्यायपालिका भी तंत्र का ही हिस्सा है, तंत्र का साथ देता है, जबकि वो एक सब्सिडियरी बॉडी है, वो भी एक संस्था, सिविल सोसाइटी है, लेकिन वो नहीं समझती और अपने मदमस्त होकर करके जो है वो जो चार धड़ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और अब मीडिया, और साथ में पांचवा जो कांग्रेस का जो पंजा था, हाथ था, वो अब जो शासक में रहने वाले, तंत्र में रहने, वो उन्होंने हथियार लिया है और कहा है ये 5 उंगलियां जो है, 5 जो तंत्र है, जिसमें कॉर्पोरेट हाउस, ये सब हम लोग सरकार हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे, और हम उस तरह से आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो हमें चुन के भेजती है जनता, वो तो बेवकूफ़ है, उनको तो अकल ही नहीं है, और वो जो है हमारे 500 रुपये में बिकती है, हमारे शराब की पोस्ट से बिक जाती है, हमारे जो है लोग हमने वादों से भटक जाती है, हमारे जुमलेबाजी में आ जाती है। तो हम कभी जो है उनको 15 लाख, कभी जो है 1 लाख, कभी 6,000, कभी कुछ, कभी जॉब का, कभी छूट, कभी सब्सिडी, और कभी लैपटॉप, कभी साइकिल, कभी मोटरसाइकिल, और इस तरह के हम लोभन प्रलोभन देख करके इनको तो हम, ये राजा जो है ऐसा है कि कभी भी खरीदा फरोखा जा सकता, ये सदियों से चलता आ रहा है। और जो लोग जो है चट्टे बट्टे लोग हैं, जिस तरह से मुगलों को चट्टा बट्टा किया, गुलामी किया, अंग्रेजों की गुलामी किया, मुखबिरी किया, उनके तलबे चाटते रहे कि कुछ उनको जूठन मिल जाए, तो आज जो है जो तंत्र में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, उनको तलबे चाटने के लिए, जूठन खाने के लिए जो अंधभक्त लोग हैं, जिसकी अंधभक्त एक अलग जो है अब एक समुदाय पैदा हो गया। जब कभी पहले हिंदू, मुसलमान, फलना टिकना और अमीर गरीब की होती थी, तो अब वो सारे इशू खत्म हो गए, अब वो सब इशू नहीं रह गया। अब रह गया है कि तंत्र है, लोकतंत्र खत्म हो गया और एक अंधभक्त है, तो ये जात हो गया। और मजे की बात है कि किसान का कोई जात नहीं होता। किसान जो है वो हर जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी होते हैं, लेकिन उसे भी एक अलग रूप दे करके उसको तोड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए जो कोशिश हो रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। अगर किसान, भारत के पूरे किसान अगर 1 साल अन्न ना उगाए, अन्न ना वो खेतों में काम अगर ना करे, तो हम सब लोग भूखमरी की कगार में हम जो है मंगोलिया, सोमालिया जैसे हो जाएंगे। कटोरे लेकर करके हम ढूंढेंगे कि कहाँ हमें एक अन्न का दाना मिल जाए। हम दूसरे देशों के आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो हमें गुलाम बना लेंगे। ऐसे तो हम भारत के अपने ही लोगों के हाथों में गुलाम हैं। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए हमें काम करना होगा। जो हमारे नौजवान हैं, ये फिर से खून की एक बलि देनी पड़ेगी, जिसको कह सकते हैं। तो जो किसान बेचारे मर रहे हैं, किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं,
उनकी बातों को समझनी चाहिए। जो 3 विधेयक है, सही मायने में मैंने भी स्टडी किया तो तीनों विधेयक जो है वो कॉर्पोरेट हाउस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बनाए गए हैं, और कॉर्पोरेट हाउस को सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। उसको अलग से हम एक एक करके आपको बाद में समय मिलेगा तो हम आपको समझा देंगे। तो वो जो है, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस इस इलेक्शन में जब करोड़ों करोड़ अरबों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें पैसा लेते हैं, तो वो पैसे के बदले में तो आज अगर एक दोस्त है आप 100 रुपये लीजिए तो कहेगा ठीक है मैं 100 रुपया दूंगा, लेकिन मेरा ये काम कर दो, ये मेरा वो काम कर दो। तो वो आप उसकी जो है मात कर रखने, चूंकि आपने 100 रुपया उनका खाया है, लिया है, तो आप उनकी बातों को मानना पड़ेगा। तो जब ये करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ ये कॉर्पोरेट हाउस से पैसा ले करके इलेक्शन में भगाते हैं, ये बहुत सारे हेलीकॉप्टर, बहुत सारे रैलियां और बहुत सारी चीज़ों में खर्च होता है, तो उनकी बातें तो माननी पड़ेगी। और उनकी बातों को मान करके जनहित को, किसानों को गला घोटा जा रहा है। वो कैसे, कहाँ, वो भी हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो किसान समझती है, किसान इस पे बात हो रही है। तो इस तरह से जो दमन की नीतियां हैं हमारी सरकार की, तंत्र की, वो ठीक नहीं है। आज वो सत्ता में है, कल सत्ता में नहीं रहेंगे और कल फिर रोएंगे। कल इसमें से ही लोग जब सत्ता में रहेंगे तो जेल जाएंगे, इन पे केसेज होंगी, इन पे घपलेबाजी बातें आएंगी, तो 1 2 3 ऐसा होता रहे। तो ये तो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे ही। उसके साथ साथ जौ के साथ घुन पिसता है हमारी जनता, हम सभी लोग उसमें पीस रहे हैं, और हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारी आय कम होती जा रही है, हमारी सुकून अमन खत्म हो रहा है, हमारी बहु बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है, हमारे बुजुर्गों के साथ गलत हो रहा है, हमारे जवानों के साथ गलत हो रहा है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और उनको पकौड़े बेचने और खाने की बात की जा रही है। इन तमाम चीज़ों से बचना होगा, और ये सब का जो जड़ है वो है भ्रष्टाचार, वो है करप्शन। तो करप्शन पे मैंने आपको राजनीतिक के बारे में भी बताया, न्यायपालिका के बारे में बताया, आपको अन्य क्षेत्रों में बताया। तो आज हम थोड़ा सा आपको बता दें कि व्यापार जगत में भी भ्रष्टाचार है। अब व्यापार जगत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि व्यापार जगत जो है वो इस तरह से भ्रष्टाचार कर करके तंत्र पे हावी हो जाता है, तंत्र को वो अपनी मुट्ठी में लेकर के काम करता है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। वो राष्ट्र हित किसी के अंदर में नहीं है, कोई समाज का हित नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं सोचता कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। वो कहता है कहां से भी एन कैन प्रकार से मेरे पास करोड़ 2 करोड़ हो जाए। मैंने बहुत सारे साधुओं से हमारे पास आए, बहुत साधु जो लोग बेचारे घर परिवार छोड़ कर करके एक कपड़े में रहते हैं, लेकिन उनका भी होता है कि अगर मेरे कहीं से 2 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं साले को अपने आयस करूंगा, दूसरे देशों में जाऊंगा या कहीं और साइड में रहूंगा, या एक आश्रम बना लूंगा और भले भले बम बम बम। तो साधुओं की भी ये मना स्थिति हो गई है कि वो भी चाहती है कि मेरे पास 1 करोड़ या 2 करोड़ हो जाए, ताकि मैं जो है अपनी एक मठ बना लूँ, एक आश्रम बना लूँ, और वहाँ से अपना व्यापार बढ़िया से, आराम से, प्यार से, शांति से चलाता। तो ये 2 करोड़ कमाना, ये भ्रष्टाचार की तरफ ले जाना, तो एक साधु या मोहल्ला या ऐसे लोग सोचते हैं, व्यापारी लोग सोचते हैं, तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी जो 500-1000 रुपया कमा करके अपनी जीवन यापन करता है। तो व्यापार जगत में व्यापार जो है हमारे ऊपर हावी, उस पर मैं डिटेल, चूँकि वक्त नहीं है, 1991 1991 से लेकर के जो आर्थिक उदारीकरण का हुआ, उसका सारा वैश्वीकरण कैसे हुआ, किस तरह से जो है भ्रष्टाचार पे आगे बढ़ा, इस पे हम आपको विस्तार से थोड़ा कल बताएंगे, परसों बताएंगे, समय मिलता है। लेकिन थोड़ा सा चूँकि मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपको सारी बातें कहना होता है और समय कम हो जाता है, इसलिए बहुत सारी बातें छूट जाती है। तो मेरा ओवरऑल लबो-लबाब ये है कि आज हमारे जो अन्नदाता किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो कानून बना था उनसे पूछना था, जो कानूनविद बनाने वाले हैं उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि जी ये कांग्रेस भी चाहती थी। तो कांग्रेस अगर गड्ढे में गिरा रही थी, गलत कर रही थी, तो हमने उनको बाहर किया, हम उनको पसंद नहीं किया, और आप उसी रास्ते पे जा रहे हो। तो कांग्रेस वो चोर तो आप भी चोर, तो ये कौन सी तुक है कि साहब वो सब चाहते थे इसीलिए मैंने ये कानून बनाया, और ये तो हो गया, और ये तो जो है कॉर्पोरेट हाउस के फायदे के लिए पैसे, हम तो इसको हटाएंगे नहीं। तो भाई जनता के हित के लिए काम कर रहे हो, जनता की बात को समझो, समझाओ, देखो, उसमें रास्ता निकालो, और उसको अपनी हैकड़ी रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जो है वो जनहित में होनी चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट हाउस में। तो
हमारे किसान जो आज करोड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है वो सड़कों पे हैं और रेल रोको की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो इससे जो है कितने लोगों की जाने जाएगी, कितने लोगों की रोजगार जाएगा, कितने की आय कम होगा, बहुत सारी महंगाइयाँ बढ़ जाएगी। तो ये सारा असर क्या उनको क्या है, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको क्या लगता है? वो तो जो है मशरूम में लाखों रुपये केजी का मशरूम जो है थाईलैंड से मंगा के खाते, अच्छे अच्छे सूट भी रहते हैं, 40 गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में, उनको क्या फर्क पड़ रहा? लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि वो ये जो है वो क्षणिक उनकी जीवन है। अब 7 साल हो गया, अब 3 साल और बचे। यही जनता आपको चेयर से निकाल देगी तो फिर आप क्या कर लोगे? वो कहां जाएगा हेलीकॉप्टर, कहां जाएगा बाकी? मैंने बार बार कहा कि बहुत सारे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में के लोगों को हमने देखा कि एक एसपी, करप्ट एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, जब वो रिटायरमेंट हुआ तो वो जो है बाल नोचने लगे, अब बीमार हो गया और वो पागल सा हो गया, क्योंकि उनकी आय जो होती थी ऊपरी डंडे मार करके कमाते थे वो खत्म हो गया। जो उनको सैल्यूट मारता था, उनके आसपास में जो उनके नौकर चाकर हुआ करते थे, सब कोई साथ नहीं दे रहा। तो बहुत बौखलाए कि ये तो क्या हो गया। और बेटा बहू सब लोग कहा कि भैया अब हो गया, अब तुमने जो, जब तक तुम कमा रहे थे, जब तक तुम घर में ला रहे थे, मौज मस्ती चल रही थी, दारू सारू सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब नहीं ला रहे, इसलिए तो साइड में जा। तो ऐसे हमारे दिल्ली के अंदर एक कॉफ़ी होम है, अगर आप वहाँ पे कभी किसी को आने का मौका मिले तो आप जाइए, वहाँ देखिए कि रोज़ ऐसे 30-40 लोग बैठे होते हैं जो सरकारी ऑफिसर होते हैं और वो रिटायर किए होते हैं। उनको घरों में उनको रखा नहीं जाता, उनको बेटा बहुएं भगा देती हैं, तो दिन भर जो है एक कॉफ़ी पी करके गप्पे मारते रहते हैं। 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, कोल मैं बेच दूंगा, स्टील बेच दूंगा, सोना बेच दूंगा, चांदी बेचूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं नेता बना दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, राष्ट्रपति। ये सारी वो बातें वो करते रहते हैं, समय को अपना बांटते रहते हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं होता है। और फिर जो है वो 10 रुपये 20 रुपये साथियों से उससे से ले करके या जो पेंशन से थोड़ा सा मिला उसी को खर्च करते हुए फिर शाम में मुंह छुपा करके वो घर जाते हैं और कहीं साइड में जो है खाना अगर घर में बेटा और बहू ने दे दिया तो थोड़ा सा खा करके पड़ जाते हैं और फिर सुबह से शाम तक वही बतौलाबाजी चलता रहता है। तो आप ये जी चीज़ों को देखें और ये छोटी सी चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत बड़ा सबक देता है और यही कमोबेश भारत के तमाम हिस्सों में हो रहा है और हमारे जो लोग कर रहे हैं। इसलिए जो लोग हमारे नौकरशाह हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो तंत्र के हिस्सा हैं, उनको समझना चाहिए कि ये क्षणिक हमें जो एक मौका मिला है अपने को छवि बनाने के लिए, दुआ लेने के लिए, बद्दुआ ना लें, दुआ लें लोगों का। जो ये हाय बद्दुआ लेते हैं, गालियां सुनते हैं, ये ना लें और दुआ ले करके अच्छी इत्मीनान अच्छी ज़िंदगी जिए, एक नाम कमाएं, उन्हीं का इतिहास बनता है। जो अच्छा करता है, जो दुआ लेकर के चलता है, उनका इतिहास बनता है। हमारे जितने भी पैगंबर या जितने भी हमारे साधु संत हुए जिनको हमने भगवान कहा, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए वो इतिहास है और वो आगे भी रहेगा। लेकिन जो लोगों ने गलत किया, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति बन जाए, अगर गलत किया है तो वो 4, 5, 6 साल, 10 साल उसके बाद उनको जो है जो भाई और बद्दुआ में उनमें इतनी बीमारियां हो जाती है, इतनी कुढ़न होती है कि वो जो है तड़प तड़प करके आखिरी मौत मरता है, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं होता। बहुत बुरी जिंदगी होती है, बुरी तरह से मरते हैं। मैंने बहुत करीब से बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैंने इंद्र कुमार गुजराल जी के बहुत करीब था, मैंने उनको भी देखा कि किस तरह से हुआ। तो इंद्र कुमार गुजराल हो या घोड़ा साहब हो या बाकी तो इन लोगों ने, पहले तो हम लोग का उस वक्त ऐसा दौर था कि राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से लोग आराम से मिल लेते थे। लेकिन आज आप एक प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से या एक कैबिनेट मिनिस्टर से, एक आम आदमी बहुत ही मुश्किल है मिलना, नहीं मिल सकते आप, क्योंकि उन्होंने किला बना लिया है अपने आगे। इतना वो डर में जीते हैं कि उनको जो है करोड़ों रुपया उनकी सुरक्षा में खर्च होता है। वो डरे हुए हैं, वो नीडर नहीं है। नीडर तो वो होता है जो घूमता है, जैसे हमने अभी लंदन के बारे में सुना, मैंने नीदरलैंड के बारे में सुना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साइकिल से चलते हैं, वो मेट्रो में घूमते हैं, अपने 1-2 साथियों के साथ घूमते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि जनता का है, जनता के साथ काम करते हैं, जहाँ पाए वहाँ बैठ के बात कर ले। लेकिन हमारे के यहाँ जो नेता हैं, हमारे के यहाँ जो जनप्रतिनिधि, हमारे के यहाँ जो सरकार में है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो इतने डरे हुए हैं, इतना खौफ है अपनी मौत से और ये से कि वो जहां निकलते हैं तो 10 गाड़ियों में निकलते हैं और वो ये नहीं पता होता कि किस गाड़ी में बैठे।
उनको ये डरा होता कि कोई मार देगा मुझे। और सीधे साधे भोले भाले लोगों को किसी को कह देंगे ये आतंकवादी है, फलना है, डिगना है, अमेरिका का कभी जो है पाकिस्तान, कभी चाइना, ये सारी बातें करते रहते। अरे अपना देश को सुधारो, अपने तरीके से चलो। कोई माई का लाल किसी को पैदा नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई अटैक है, उसकी हिम्मत है, ताकत है। जब करेगा तो सालों उठा के खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। ये बतौलेबाजी जो है मीडिया जो है करते रहती है। जहाँ पे इश्यू है, जिस चीज़ को नहीं लेना है, किसानों के बारे में बातें नहीं करती है, वो पाकिस्तान के दिखा रहे हैं जी, वहाँ पे ऐसा कर दिया, वहाँ घुस गया, ये हो गया, वो हो गया। चाइना को मैंने खदेड़ दिया, चाइना धीरे धीरे आपका गांव बसाता जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। अब बतौलाबाजी कर रहे जा रहे हैं आप, जो है जुमलाबाजी जो है मीडिया वाले दिखाए जा रहे हैं, सरकार के पट्टू बने हुए हैं, सरकार के अंदर उनको ही दिखा रहे हैं तंत्र को। उन्होंने भी सोच लिया है कि चलो यार, एक तंत्र जाएगा दूसरा तंत्र का पट्टू बन जाएंगे, दूसरा जाएगा तीसरा का बन जाएगा, हमारा तो बल्ले बल्ले हमारा चल रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो एडिटर हैं या जो रिपोर्टर्स हैं, वो अपनी ज़मीर को बेच दिया है और इसको जो है गुलामी की तरफ हमारे भारत को धकेल रहे हैं। और हमारे ही लोग कर रहे हैं, तो क्या हमारे ही लोगों की वजह से, दोगलेपन करने की वजह से, हमारे यहाँ मुग़ल लोग आए थे, हमारे ही के लोग की गलतियों से, दोगलापन करने से, चमचागिरी करने से अंग्रेज लोगों ने 196 साल किया। अगर हम सशक्त होते, मजबूत होते, एक होते, तो कोई माई का लाल जो है हमारे ऊपर शासन नहीं करता। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम पे शासन जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और ये जो तंत्र में है, लोग तो है नहीं, लोग तो हटा दीजिए, जो तंत्र के लोग हैं ये हमारे पिछवाड़े पे डंडा मार रहे हैं। कभी FIR लॉन्च करना, कभी आपको फंसा देना, कहीं दूसरे केसों में फंसा देना। आप कोर्ट का कचहरी का चक्कर लगाते रहिए, कोर्ट कचहरी फिर भी उनके हाथ में, उनके पॉकेट में। जैसे CBI पॉकेट में, बाकी जो जांच एजेंसियाँ सब उनके पॉकेट में। तो आप कहाँ जाओगे, किससे मदद मांगने जाओ? आप थाने में जाओगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, FIR लो, तो आपकी कौन FIR सुनेगा? उल्टा ले जा करके रूम में ले जाके पिछवाड़े पे मारेगा, सारा तो सरकार के खिलाफ बोलता है, तो आप मारे जाओगे, हम मारे जाएंगे। तो इस तरह से ये हालात हुआ है। तो ये कैसे बदला जा सकता है? तो इसलिए सभी को मिल करके कि आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे जात पात, ऊंच नीच, गरीबी ना देखें, किसान है, अन्नदाता है, और उनको साथ दें, उनके आंदोलन को साथ दें, पूरे भारत के हिस्सों में साथ दें और शांतिपूर्ण साथ दें। कोई अशांति नहीं होनी चाहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़, अगर रोड या कोई बस या कोई ट्रेन की भी क्षति पहुंचती है तो हमारी संपत्ति है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, तो उसका कोई नुकसान ना होते हुए आप विरोध जताएं। और दूसरी तरफ जो तंत्र में बैठे हुए हैं, लोग के मालिक नहीं बल्कि तंत्र में जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, उनको रोड पे आकर के, सड़कों पे आके किसान से माफ़ी मांगे, लोगों को हाथ जोड़ें और उनसे बात करते हुए एक सही रास्ता निकालते हुए, जनहित में है, जो किसान हित में है, उस पे काम करते हुए, ना कि कॉर्पोरेट हाउस की, कि जो आम, जो सर्वहारा को जो पसंद है, उसको लेकर के आगे काम करते हैं। मैं इन्हीं सारे शब्दों के बाद, बहुत सारी बातें हो जाती, तो कल फिर मैं 1 बजे मिलूंगा। आपका डॉक्टर इमदाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।